हेलो बच्चों। आशा है कि आप सभी लोग घर पर अच्छे होंगे। आज के इस टिंकर क्लब सेशन में आज हम नए टॉपिक के बारे में जानकारी लेंगे। वो टॉपिक का नाम है डिज़ाइन बेस्ड थिंकिंग। इस सेशन में हम डिज़ाइन बेस्ड थिंकिंग क्या है, उसमें कितने पड़ाव है और एक उदाहरण की मदद से डिज़ाइन बेस्ड थिंकिंग को जानेंगे। डिज़ाइन बेस्ड थिंकिंग जानने से पहले हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि डिज़ाइन बेस्ड थिंकिंग क्यों हमें पढ़ना ज़रूरी है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जब आप अपने स्कूल से जब आप घर जाते हो या घर से जब आप कहीं भी बाहर जाते हो तो आपने आसपास आपके समुदाय में बहुत सारी ऐसी समस्याएं देखी होगी। आपके समुदाय में या आपके घर में ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती है। ठीक है, उन समस्याओं के समाधान हो सकते हैं। यस, हाँ, तो उन समस्याओं के समाधान हो सकते हैं। समाधान मतलब उसका सॉल्यूशन हो सकता है या उसका आइडिया निकल सकता है। तो उस समस्या का समाधान निकालने के लिए हम ये डिज़ाइन बेस्ड थिंकिंग प्रक्रिया का इस्तेमाल करेंगे और एक अच्छा सॉल्यूशन और एक अच्छा आइडिया उन समस्याओं के बारे में निकालेंगे। अब आपके आसपास ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं हो सकती है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, जब आप रोड पर जाते हो तो आपने देखा होगा स्ट्रीट लाइट, जो खंभों पर लाइट्स लगी होती है, दिन में भी चालू होती है। तो कभी आपने सोचा है कि ये बहुत बड़ी समस्या है, इससे बिजली की खपत बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक, तो डिज़ाइन बेस्ड थिंकिंग की मदद से हम इसका भी समाधान निकाल सकते हैं। दूसरी एक हम घर की सबसे कॉमन समस्या को लेते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे घरों में आरओ फिल्टर लगा होता है। उसमें एक पाइप से पानी अच्छा आता है जो पानी पीने लायक होता है। दूसरी पाइप से आपने देखा होगा वो पानी गिरता रहता है जो कि खराब पानी होता है। बट वो पानी वेस्ट तो हो रहा है ना, तो क्या उस वेस्ट पानी को हम कहीं यूज़ कर सकते हैं? तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है कि पानी वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो उस डिज़ाइन बेस्ड थिंकिंग की मदद से हम इसका भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। एक और आपके घर की समस्या को हम लेते हैं। आपने देखा होगा आपके घर में वॉशरूम की लाइट हमेशा अधिकतर लोग भूल जाते हैं बंद करना। चालू करने के बाद में जब आप वॉशरूम की लाइट भूल जाते हो तो जिसके कारण बिजली की खपत बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या हम ऐसा कुछ सॉल्यूशन डिज़ाइन बेस्ड थिंकिंग की मदद से निकाल सकते हैं जिसकी मदद से ये समस्या का समाधान भी हो सकता है? ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे समस्याएं आपके आसपास होती है जिन समस्याओं का समाधान आप ये डिज़ाइन बेस्ड थिंकिंग की मदद से निकाल सकते हो। ठीक है, तो डिज़ाइन बेस्ड थिंकिंग में कितने पड़ाव है, उस पड़ाव को जानने से पहले हम जान लेते हैं डिज़ाइन बेस्ड थिंकिंग में की परिभाषा को। ठीक, तो डिज़ाइन बेस्ड थिंकिंग की अगर हम परिभाषा को देखें तो इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू आइडेंटिफाई अ सस्टेनेबल सॉल्यूशन और एन आइडिया फॉर अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ये एक स्टेप बाय स्टेप मतलब जैसे आप एक सीढ़ी चढ़ते हो फिर दूसरी सीढ़ी चढ़ते हो, तो ऐसी डिज़ाइन बेस्ड थिंकिंग भी पहले आपको एक पड़ाव पार करना है फिर दूसरा पड़ाव पार करना है। तो एक पड़ाव बाय पड़ाव एक ये प्रक्रिया है जो कि आपकी समस्या के लिए एक सटीक सॉल्यूशन या उपाय देगी। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको अभी उदाहरण बताया, ऐसे बहुत सारे आपके आसपास बहुत सारी समस्या होती है जिसके लिए आपको डिज़ाइन बेस्ड थिंकिंग की मदद से सस्टेनेबल सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक वर्ड को बार बार बोल रहा हूँ, सस्टेनेबल। ये वर्ड आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप जो भी प्रॉब्लम, जो भी आप समस्या के लिए आप आइडिया या उपाय निकाल रहे हैं, आपका आइडिया सॉल्यूशन मतलब आपका उपाय सस्टेनेबल होना चाहिए। सस्टेनेबल का मतलब कि आपका आइडिया उपाय टिकाऊ होना चाहिए। अगर आपने ऐसा आइडिया उपाय सोचा कि जो 2 दिन में ही खराब हो गया, 2 दिन के बाद ही उसमें कुछ दिक्कत आने लगी, तो आपका आइडिया सस्टेनेबल नहीं है। सालों साल तक आपके आइडिया चलने चाहिए, आपका उपाय चलना चाहिए। तो आप कोई भी समस्या ले रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि उसका सॉल्यूशन आपका सस्टेनेबल होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर हम एक छोटा सा उदाहरण लेंगे और उस उदाहरण की मदद से हम इस डिज़ाइन बेस्ड थिंकिंग को समझेंगे। तो यहाँ पर आपको सभी
आपको स्क्रीन पर मिस्टर राव देख रहे होंगे। मिस्टर राव की एक छोटी सी समस्या है, उस समस्या का समाधान हमें डिजाइन बेस्ड थिंकिंग की मदद से निकालना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि मिस्टर राव की क्या समस्या है। ठीक है, तो मिस्टर राव की सबसे बड़ी समस्या ये है कि मिस्टर राव एक ओल्ड मैन है। मिस्टर राव एक बूढ़े इंसान है जो कि इवनिंग के टाइम पे जब शाम को आते हैं तो वो लेट आते हैं, और जब वो सुबह भी जब ऑफिस के लिए जाते हैं तो उन्हें सुबह बहुत जल्दी जाना पड़ता है। और वो एक अपार्टमेंट में रहते हैं जो कि जिनका घर फर्स्ट फ्लोर पर है, तो उन्हें चलने में भी बहुत दिक्कत आती है। जब वो सुबह जाते हैं तब भी अंधेरा होता है, जब शाम को आते हैं तब भी अंधेरा होता है। ठीक है, तो उन्हें स्टेयर केसेस मतलब सीढ़ियाँ चढ़ने में बहुत दिक्कतें आती है। तो ये मिस्टर राव की प्रॉब्लम है। अब मिस्टर राव की समस्या को हमें डिजाइन बेस्ड थिंकिंग की मदद से सॉल्व करना है, मतलब उनके लिए हमें आइडिया या सॉल्यूशन निकालना है। कैसे आप मिस्टर राव की समस्या का समाधान निकाल सकते हैं, तो आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे हम डिजाइन बेस्ड थिंकिंग की मदद से मिस्टर राव की समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपके इसमें मिस्टर राव की प्रॉब्लम में हम सबसे पहले मिस्टर राव से हमें कुछ बातचीत करनी होगी। तो बातचीत करने के लिए सबसे पहली जो स्टेप आती है हमारी डिजाइन बेस्ड थिंकिंग में, हम उसको जानेंगे। तो सबसे पहली जो स्टेप है डिजाइन बेस्ड थिंकिंग में, उसका नाम है एम्पैथाइज। क्या नाम है? एम्पैथाइज। अब इसको हम छोटे से उदाहरण की मदद से समझते हैं। जैसा कि आप सभी के साथ भी कुछ न कुछ छोटी छोटी समस्याएं आती होगी, तो उन समस्याओं के लिए आप अपने दोस्तों के पास या आप अपने मम्मी पापा के पास या दादा दादी के पास जाते होंगे उस समस्या को लेकर। फिर आप उनसे कुछ प्रश्न पूछते होंगे, फिर आपको दादा दादी या मम्मी पापा या आपके दोस्तों की तरफ से कुछ उत्तर भी मिलते होंगे, ठीक है, आपकी समस्या के ऊपर। उसी तरीके से जैसे यहाँ पर हमने मिस्टर राव की समस्या को लिया है, तो हमें मिस्टर राव से कुछ सवाल जवाब करने पड़ेंगे। ठीक है, आपको कुछ सवाल पूछने पड़ेंगे, मिस्टर राव उनका जवाब देंगे, और जो जवाब मिस्टर राव दे रहे हैं आपको उनको आपकी कॉपी में लिख कर रखना है। ठीक है, क्यों जरूरी है एम्पैथाइज करना? अगर आप मिस्टर राव की समस्या को अच्छे से नहीं जानेंगे तो आप उनकी समस्या का समाधान अच्छे से नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आपको उनकी समस्या को जानना अच्छे से बहुत ज़रूरी है। इसी के लिए सबसे पहली स्टेप जो इम्पोर्टेंट होती है वो होती है एम्पैथाइज। आपको मिस्टर राव की प्रॉब्लम को अच्छे से जानना है, उनसे कुछ प्रश्न पूछना है। अब वो क्या प्रश्न हो सकते हैं आइए देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपको कुछ जनरल प्रश्न दिए गए हैं, आप ये मिस्टर राव से पूछ सकते हैं, और आपने जो समस्या ली है और जो वो समस्या को झेल रहा है उनसे आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, आपके उपयोगकर्ता, पहला प्रश्न आपका ये हो सकता है, आपके उपयोगकर्ता क्या भावनाएं महसूस कर रहे हैं। ठीक है, आपको उनसे पूछना है कि वो क्या भावनाएं महसूस कर रहे हैं, तो वो आपसे को कुछ बताएंगे, तो आपको वो लिख कर रखना है। अभी जो उनकी समस्या है उसके लिए वह क्या क्या कहता करती है। ठीक है, अभी उनके साथ में जो समस्या है उसके लिए अभी फिलहाल उस समस्या के समाधान के लिए वो क्या कर रहे हैं, तो आपको वो भी उनसे पूछना है और उसको लिख कर रखना है। ठीक है, वो तीसरा प्रश्न हो सकता है उपयोगकर्ता को उसके दोस्तों या रिश्तेदारों से मिलने वाली कुछ सलाह क्या है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि आप अपनी प्रॉब्लम को लेकर अपने मम्मी पापा, दादा दादी या अपने मित्रों के पास में जाते हो, उसी तरीके से मिस्टर राव को भी उनके फ्रेंड्स या उनके रिश्तेदारों ने कुछ सलाह दी होगी कि आप ऐसा करो तो इससे हो जाएगा, आप टॉर्च लेकर जाओ, आप कैंडल लेकर जाओ। तो क्या सलाह दी गई है आपको वो भी लिख कर रखना है आपकी कॉपी में। ठीक है, और लास्ट प्रश्न, वह क्या देखता है। मिस्टर राव अपनी प्रॉब्लम को किस तरीके से, अपनी समस्या को किस तरीके से देखते, कि समस्या बहुत बड़ी है कि समस्या बहुत छोटी है। तो इस तरीके से आपको कुछ प्रश्न सामने वाले इंसान से पूछने हैं जो उस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, जो उस समस्या को फेस कर रहा है। ठीक, तो ये आपका पहला स्टेप है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप
इस स्टेप को अच्छे से नहीं करते हैं तो आप समस्या को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। ठीक, अब हम बढ़ते हैं दूसरी स्टेप की तरफ। दूसरी स्टेप जो कि डिफाइन होती है, जिसे अगर हम हिंदी में समझे तो उसे बोला जाता है परिभाषित करना। ठीक है, सो अभी आपने पहली स्टेप में एम्पैथाइज करा, मिस्टर राव के साथ में बैठकर आपने बातचीत करी, उनसे आपने कुछ सवाल पूछे, मिस्टर राव ने आपको कुछ आंसर दिए, आपने वो आंसर्स को नोट डाउन करा। अब हमें जो सवाल के जो उत्तर मिले हैं उसको देखकर मिस्टर राव की समस्या को अच्छे से पूरा लिखना है कि क्या एग्जैक्ट समस्या है और उनकी समस्या को पूरा परिभाषित करना है। ठीक, इससे आपको यह पता पड़ेगा कि मिस्टर राव की एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, एग्जैक्ट समस्या क्या है, और उसकी मदद से आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप परिभाषित नहीं कर पा रहे हैं मिस्टर राव या आप कोई भी समस्या को, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हमें इसका सॉल्यूशन किस तरीके से निकालना है। तो आपको वो चीज भी अच्छे से लिख कर रखना है। अब जानते हैं कि मिस्टर राव के लिए हमने क्या क्या प्रश्न पूछे थे, तो उन्होंने क्या क्या उत्तर दिए। तो हमें कुछ इस तरीके से आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। आप जब भी कोई भी समस्या के लिए आप समाधान निकाल रहे हैं, तो अगर आप एम्पैथाइज कर रहे हैं, फिर उसका डिफाइन कर रहे हैं, तो इस तरीके से क्या क्या दिक्कतें थी, उन्होंने आपको जो उत्तर दिए उसको आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर दिया गया जैसे ओल्ड मैन डिफिकल्टी इन वॉकिंग, उन्हें पाँव में भी दर्द होता है, वहाँ पर लाइट नहीं होती, हेल्प करने के लिए होता नहीं है, उन्हें डर लगता है, और जो उन्हें अभी उपाय बताए गए हैं वो अभी उपाय लगा नहीं सकते क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो उसे लगा सके। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक आपकी नोटबुक में, आपको आपकी कॉपी में लिख कर रखना है ताकि आप अच्छे से उनकी समस्या को परिभाषित कर सके। नेक्स्ट, आपको प्रॉब्लम को अच्छे से डिफाइन करना है, परिभाषित। तो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, मिस्टर राव के प्रॉब्लम को यहाँ पर अच्छे से परिभाषित करा गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बॉक्स में आपको मिस्टर राव की प्रॉब्लम अच्छे से दिख रही होगी और अच्छे से मिस्टर राव की प्रॉब्लम को परिभाषित करा गया है। तो मिस्टर राव की जो प्रॉब्लम है, द प्रॉब्लम इज द लैक ऑफ लाइट इन द पैसेज एज इट डज नॉट लेट द ओल्ड मैन रीच हिज होम सेफ। ओके, तो क्या है मिस्टर राव की प्रॉब्लम? जो पैसेज है, जो सीढ़ियां है, वहां पर लाइट की बहुत कमी है, जिसके कारण जो ओल्ड मैन है, मिस्टर राव है, वो अपने घर पर सेफ नहीं पहुंच पाते हैं। तो अब इस समस्या का हमें समाधान निकालना है। अब हमने प्रॉब्लम को परिभाषित कर दिया है, अब हमें आगे बढ़ना है अगले स्टेप पर। तो अगली स्टेप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उस अगले स्टेप का नाम है आइडिएट। ठीक है, तो ये जो वर्ड है आइडिएट, ये आइडिया से ही निकला है। आइडिया का मतलब होता है कि कुछ उपाय, कुछ सुझाव हमें देना है। ठीक है, अब आपको पता है कि मिस्टर राव की प्रॉब्लम क्या है, आपने एम्पैथाइज करा, आपने डिफाइन करा, आपने डिफाइन में उस प्रॉब्लम को परिभाषित करा। अब आपको कुछ 4 से 5 ऐसे उपाय सोचने हैं जो मिस्टर राव की समस्या का समाधान कर सकते हैं। बस आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आपके जो आइडियाज है वो सस्टेनेबल होने चाहिए और आपको वो लिख कर रखने हैं। ठीक है, आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है। आपके आइडिया सस्टेनेबल मतलब आपके आइडियाज टिकाऊ आइडियाज होने चाहिए। ठीक है, तो आइए जानते हैं ऐसे कौन से आइडियाज हो सकते हैं, आपको और किस तरीके से आइडियाज को लिखना है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि हम मिस्टर राव की प्रॉब्लम को फिलहाल अभी हम लेकर चल रहे हैं, तो मिस्टर राव की प्रॉब्लम के ऊपर हम क्या आइडियाज सोच सकते हैं, हम उस आइडियाज को देखते हैं। ठीक है, तो आप कुछ इस तरीके से आपकी कॉपी में एक टेबल बना सकते हैं जिसमें आप यहाँ पे आइडियाज जनरेटेड, मतलब क्या क्या आइडियाज हो सकते हैं वो आप यहाँ पर एक कॉलम में लिख लीजिए। फिर अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही है, नोवेल्टी, ईज ऑफ यूज, ईज ऑफ डिजाइन, ड्यूरेबिलिटी, विजिबिलिटी, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको एक और टेबल अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। आप उसकी मदद से भी ये आइडिएट वाली स्टेप को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम फिलहाल जान लेते हैं कि मिस्टर राव की जो समस्या है उसके लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला उपाय किसी ने दिया है कि मैच बॉक्स को आप यूज करिए। दूसरा उपाय आप देख सकते हैं टॉर्च का आप यूज कर सकते हैं।
तीसरा उपाय है कि आप जल्दी आइए घर पे कम उम्र ली। चौथा उपाय है लिफ्ट का आप यूज़ करें। पांचवा उपाय है चेंज होम, आप अपने घर ही चेंज कर लीजिए। और छठा उपाय है टू वे स्विच, आप ऊपर एक स्विच लगा दीजिए, नीचे एक स्विच लगा दीजिए, जिसकी मदद से आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर एक आइडिया के ऊपर सब पर टिक नहीं है, किसी के ऊपर आपको क्रॉस भी दिख रहा होगा, मतलब वो ये मैच बॉक्स वाला आइडिया ड्यूरेबल नहीं है, टॉर्च वाला आइडिया ड्यूरेबल नहीं है, कम उम्रली मतलब उस डिज़ाइन के पर्सपेक्टिव में ये आइडिया अच्छा नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसा आइडिया सिलेक्ट करना है जो सालों साल तक चले और जो टिकाऊ हो, और जो सामने वाला इंसान है जैसे मिस्टर राव है उस आइडिया को अच्छे से यूज़ कर सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टू वे स्विच का जो आइडिया दिया गया है वो सबसे बेस्ट आइडिया है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इस आइडिया को आप ले सकते हैं। अगर आपको ये टेबल नहीं समझ में आया हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप आइडिया बॉक्स टेबल भी यूज़ कर सकते हैं। ये टेबल बहुत इजी है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको 3 कॉलम्स दिखेंगे। आपको पहला कॉलम दिख रहा है जिसमें आपको आपका आइडिया लिखना है, दूसरे इसमें वोट वाला कॉलम दिख रहा है, तीसरे इसमें आपको रैंक वाला कॉलम दिख रहा है। आपको करना कुछ नहीं, सबसे पहले आप अपने 5 से 6 आइडियाज आप यहाँ पर लिख लीजिए। फिर उसके बाद में आप अपने फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेंबर्स को आपके आइडियाज़ को वोट करने के लिए बोलिए कि कौन सा आइडिया उन्हें सबसे अच्छा लग रहा है। जैसे आपको फर्स्ट आइडिया पे 3 वोट मिले, सेकंड आइडिया पे 4 वोट मिले, थर्ड आइडिया पे 5 वोट मिले, फोर्थ आइडिया पे आपको 7 वोट मिले और फिफ्थ आइडिया पे आपको 8 वोट मिले। ठीक है, तो जिस आइडिया को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं आप उसको आप नंबर दीजिए। ठीक है, ओके, तो आपको इस तरीके से वो चीज करनी है। क्लियर है सभी को? ओके, तो लास्ट स्टेप है हमारी प्रोटोटाइप की। प्रोटोटाइप में हमें क्या करना है? प्रोटोटाइप में हमें उस आइडिया का स्केच बनाना है। उस आइडिया का स्केच किस तरीके से हो सकता है उसे हमें वो चीज करनी है। तो स्केच के लिए आप स्केच भी बना सकते हैं आप, या मॉडल भी बना सकते हैं। तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, 4th स्टेप जो है आपकी वो है प्रोटोटाइप। उसमें आप अपने आइडिया को अच्छे से किस तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे हैं आप वो दिखा सकते हैं। ठीक है, आपको पूरा उसका स्केच बनाना है, किस तरीके से वो दिखेगा। आपका ये वर्किंग मॉडल भी हो सकता है, नॉन वर्किंग मॉडल भी हो सकता है, या तो फिर स्केच भी हो सकता है। ये भी आपकी डिज़ाइन बेस्ड थिंकिंग की स्टेप नंबर 4 जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये आपको करना है। नेक्स्ट लास्ट स्टेप जो कि हमारी इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक, जैसे ही आप आइडिया प्रोटोटाइप बनाते हैं तो आप अगर उसमें कुछ सर्किट का इन्वॉल्वमेंट है तो आप सर्किट डायग्राम भी बना लीजिए, आप उसका एक रफ स्केच बना लीजिए, जिसकी मदद से आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से हमें सर्किट डायग्राम को बनाना है। ठीक है, तो आप ऑन पेपर उसका सर्किट डायग्राम बना लीजिए। लास्ट स्टेप है जो कि इम्पॉर्टेंट है, वो है हमारे लिए प्रोटोटाइप बनाने के बाद में लास्ट स्टेप है हमारी टेस्ट। ठीक, तो टेस्ट करना क्यों जरूरी होता है? जैसे आपने प्रोटोटाइप बना लिया है, उसके बाद में आपको उस आइडिया को टेस्ट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर डायरेक्ट आप मार्केट में उस आइडिया को लॉन्च करेंगे तो कुछ दिक्कतें आ सकती है। तो आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली को आप वो आइडिया दो उन्हें यूज़ करने के लिए, और उसके बाद में इसको टेस्ट करने के लिए उपयोग में टेस्ट करने के बाद फिर उससे आप मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। तो आपको टेस्ट के लिए कुछ इस तरीके का आप एक छोटा सा आप चार्ट बना सकते हैं, क्या क्या चीज़ों के ऊपर आपको काम करना है, क्या क्या चीज़ें आपको सही करनी है, क्या क्वेश्चन है लोगों की तरफ से, क्या क्या आइडियाज़ आए हैं, आप उसके ऊपर भी काम कर सकते हो। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर फिर आप आपके प्रोटोटाइप को मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। ओके,
ये हमारी डिज़ाइन बेस्ड थिंकिंग थी। यहाँ पर एक छोटा सा चार्ट दिया गया है जो 5 स्टेप्स, जिसको देखकर आप अच्छे से समझ सकते हैं कि जो डिज़ाइन बेस्ड थिंकिंग में जो 5 स्टेप्स होती है वो क्या होती है, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। तो डिजाइन बेस्ड थिंकिंग की मदद से हम कोई भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। आपके आसपास बहुत सारी समस्या होती है, छोटी छोटी बहुत सारी समस्या होती है, जिसकी मदद से आप उसका समाधान निकाल सकते हैं। ओके, तो आपके लिए अब लास्ट में एक छोटी सी एक्टिविटी है। आप सभी बच्चों को ये एक्टिविटी करना है। बहुत सिंपल सी एक्टिविटी है। आप लोगों को क्या करना है कि आपके आसपास की 2 कम्युनिटी प्रॉब्लम को, आपके समुदाय की 2 समस्याओं को आपको लिखना है, और उसका फोटो आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप में, आपको टिंकर क्लब के जो व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्ट करा गया है उसमें आपको शेयर करना है, ठीक। तो छोटी सी एक्टिविटी है, आपको सभी को करना है और सभी को ग्रुप पर फोटो शेयर करना है। ओके, सो क्लियर है सभी को, आई थिंक। यहाँ पर हम आज का सेशन एंड करते हैं। मुझे आशा है कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ में। तब तक कीप टिंकरिंग। थैंक यू।